A very warm welcome for today's session, kids. This is Hershey, your science teacher. Today we are doing the last chapter of your course book, chapter number 14, the moon and the eclipses. Right? So इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें डिस्कस करेंगे सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस कैसी है, ग्रेविटी कैसी है मून पर, एक्लिप्सेस के बारे में, कौन कौन से एक्लिप्सेस होते हैं. एक्लिप्सेस मीन्स ग्रहण. राइट. सो फेजेस ऑफ मून के बारे में बात करेंगे, टाइड्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स? राइट. सो लेट्स बिगिन विद इट. अ हेवनली ऑब्जेक्ट दैट गोज अराउंड द अर्थ once every 27.3 days is our moon. मून क्या है? मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. राइट. और कितने दिन लेता है मून? एक बार अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए. सो रेवोल्यूशन कितना हुआ है इसका? 27.3 डेज, यानी कि 27 days and 3 hours. Right. So it is our closest neighbor in space. It reflects light from the sun, so it looks very bright. So children, ये सैटेलाइट है, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है. प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, स्टार्स की अपनी लाइट होती है. और मून हमें क्यों ब्राइट दिखता है? बिकॉज ऑफ दी सन्स लाइट. जो ये रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को, इस वजह से हमें मून जो है वो ब्राइट दिखता है. एनी हेवनली ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, इट इज कॉल्ड सैटेलाइट. और प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो स्टार्स यानी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और सैटेलाइट्स होती है जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. और प्लैनेट की अपनी अपनी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं? जुपिटर की. राइट. सो द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इनफैक्ट मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. सिर्फ एक ही सैटेलाइट है अर्थ की और नेचुरल सैटेलाइट है. राइट. The age of the moon is about 4,500 million years old, same as that of the earth. Right. So जितनी एज अर्थ की है, अर्थ की एज भी अप्रोक्सीमेटली इतनी है, 4,500 million years, उतनी ही मून की है. The size of the moon is about 1/4 of the size of the earth. यानी अर्थ जितना बड़ा है उसका 1/4 पार्ट. अगर आप अर्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट जो होगा उतना बड़ा मून होता है. राइट. सो इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. कितना दूर है ये अर्थ से? मून कितनी दूरी पर है? डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स. राइट. सो सरफेस ऑफ द मून की डिस्कस करेंगे. मून की जो सरफेस है वो कैसी है? द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डस्ट एंड हैज माउंटेन्स. मिट्टी है, डस्ट है इसकी सरफेस पर, माउंटेन्स है. माउंटेन्स के अलावा लावा है, इसके अलावा प्लेन सरफेस भी है, वैली भी है, क्रेटर्स यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं. तो इसके फिजिकल फीचर्स जैसे हम अर्थ पे पढ़ते हैं हमारी अर्थ के, तो काफी वहां पर भी है, माउंटेन्स है, वैली है, प्लेन्स हैं. इसके अलावा क्रेटर्स हैं. और क्रेटर्स कैसे फॉर्म होते हैं चिल्ड्रन? जब मेटेओराइट्स जो आते हैं वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं सरफेस से, तो क्या होते हैं? बड़े बड़े क्रेटर्स फॉर्म हो जाते हैं. सो द क्रेटर्स आर बिग डीप होल्स which according to the scientists were formed when rocks from outer space known as meteoroids collide with the moon. जब बड़ी बड़ी meteoroids आकर मून से टकरा गई थी तो ये बड़े बड़े होल्स बन गए थे जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं. The hitting of the meteoroids broke up the surface of the moon. This caused lava present in the core to flow out from these craters. अब वो meteoroids जब टकराई, कोलाइड हुई मून की सरफेस से, तो क्या होगा? बड़े बड़े क्रेटर्स, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए. तो जो उसकी सरफेस के अंदर लावा है वो बाहर आ गया, और उसकी वजह से जब वो लावा बाहर आएगा तो वो धीरे धीरे करके ठंडा होता गया और बहुत सारा एरिया प्लेन होता गया. राइट. सो व्हेन दिस लावा कूल डाउन इट इज फॉर्म प्लेन रॉक्स एटसेट्रा. The craters were formed about 3.5 to 4.5 billion years
अगो, कितने साल पहले? 3.5 to 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये क्रेटर्स फॉर्म हुए थे। अब बात करते हैं लाइफ मून पर है या नहीं। तो लाइफ पर मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज एटमॉस्फेयर एब्सेंट है। So due to the absence of air and water, life does not exist on the moon as there is no air on the moon. हवा नहीं है, तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसका एक डिसएडवांटेज है कि एक तो लाइफ प्रेजेंट नहीं है, दूसरा आप मून पर जब जाते हो तो सुन नहीं पाते हो, एक दूसरे की बातें सुन नहीं पाते हो, आपको साइन लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, आप हैंड मूवमेंट से कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है और साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए चिल्ड्रन मीडियम चाहिए होता है, राइट? So sound cannot be heard there. The temperature of the moon also changes very quickly. So जिस एरिया पर सनलाइट आती है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वो सनलाइट की जो रेज होती है उसको ब्लॉक करती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। वहां पर क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर एब्सेंट है, इस वजह से जो वहाँ सनलाइट है वो बढ़ती है डायरेक्ट मून पर, वो एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ऑपोजिट साइड बहुत ज्यादा ठंडी होती है, राइट? सो इट चेंजेस विद डे एंड नाइट। द पार्ट ऑफ द मून विच इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन is very hot while the darker side is very cold, क्योंकि absent है क्या? Atmosphere. The moon was first visited by Soviet spacecraft Luna second in 1959 में। तो पहला सोवियत स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? सबसे पहले जब एक मून पर कोई स्पेसक्राफ्ट गया था वो सोवियत स्पेसक्राफ्ट था और उसका नाम था लूना 2 और कौन से ईयर में? 1959 में। नाउ कम टू द फेजेस ऑफ मून। ये सब आप जानते हो फेजेस ऑफ मून क्या होता है। सो एज सीन फ्रॉम द अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे। हमें हर रोज मून की शेप अलग अलग नजर आती है, कभी क्रिसेंट है, कभी फुल है, कभी नो मून है, कभी हाफ है, कभी गिब्स है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि मून की अपनी तो कोई लाइट नहीं होती है, मून हमेशा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्शन से ही हम मून को देख पाते हैं। सो जितने एरिया पर मून के लाइट आती है, सनलाइट आती है, उतना एरिया हमें विजिबल होता है, राइट? सो दिस इज बिकॉज वी सी ओनली द पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। The side of the moon facing us receives varying amount of sunlight as it is continuously moving around the earth. अर्थ की चारों तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए जितने हिस्से पर सनलाइट आती है सिर्फ उतना ही रिफ्लेक्शन हमें दिखता है, तो इसको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। इन एक्चुअल कोई साइज ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, राइट? Its shape varies from thin crescent to the full moon. These different shape of moons are called phases of moon. So new moon क्या होता है? We cannot see the moon when the side of moon facing the earth does not receive any sunlight, then it is called new moon. Moon present है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अर्थ से जितना पोर्शन, अर्थ की तरफ जितना पोर्शन मून का है उस पर कोई सनलाइट नहीं आ रही है, तो उस डे को हम बोलेंगे न्यू मून डे। नाउ कम टू द क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून इस शेप में होता है, राइट? सो क्रिसेंट मून में क्या होता है? सिर्फ हल्का पार्ट हमें दिखता है, तो दिस इज द क्रिसेंट मून। सो व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेसिंग साइड ऑफ द मून गेट्स sunlight and becomes visible to us. थोड़ा सा ही एरिया हमें दिखता है, बहुत बार इससे भी बहुत थिन एरिया होता है, ये तो फिर भी थोड़ा ज्यादा है, एकदम बिल्कुल लाइन फॉर्म में दिखता है, दैट इज ऑल्सो द क्रिसेंट मून। उसके बाद बात होती है हाफ मून की। हाफ मून मीन्स विजिट हाफ पोर्शन पर सनलाइट फॉल कर रही है और उतना एरिया हमें दिख रहा है, राइट? सो वी कॉल इट हाफ मून व्हेन हाफ पोर्शन ऑफ द फेसिंग साइड ऑफ द मून बिकम्स illuminated. Now gibbous moon, gibbous में जब 3/4 पोर्शन जो है वो हमें विजिबल होता है, आधे से ज्यादा बट पूरे से कम, 3/4 पोर्शन हमें विजिबल होता है, so this is called gibbous moon. And finally full moon होता है जब पूरा मून हमें दिखता है, this is called full moon. So all the above stages together are called
known as waxing phases of the moon. After this, the cycle reverse and size of illuminated facing side of moon start reducing. 15 दिन में ये बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, राइट. So these are collectively referred to as varying phases of the moon. ठीक है, so ये different phases हुए. अब gravity की बात करते हैं. moon पर gravity अर्थ से बहुत कम है. So we know that earth pulls us back on the ground due to the gravity. हमने gravitational force के बारे में भी डिस्कस किया था. And it is type of non-contact force जो अर्थ हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है, right? So the force of gravity can also be felt on the moon. If your weight is 36 kg on the earth, you will weigh only 6 kg on the moon. यानी कि अर्थ पे 6 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी अप्लाइड है, मून पर 6 टाइम कम अप्लाई होती है. यानी कि अगर अर्थ पे हमारा वेट 36 kg है तो मून पर हमारा वेट सिर्फ और सिर्फ 6 kg होगा, right? So this is known as 1/6 of the gravity of the earth. We can also say that gravity of the earth is 6 times more than moon. अर्थ की ग्रेविटी 6 टाइम्स ज्यादा है किससे? मून से. Now Neil Armstrong was the first man to set foot on the moon. सबसे पहला पर्सन कौन गया था मून पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. After that come to the tides. टाइड्स क्या होती है? जो समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी आप लहरें देखते हैं. टाइड्स, वाटर का लेवल ऊंचा हो जाता है या नीचा हो जाता है. सो टाइड्स आर periodic rise and fall of water in large bodies of water caused by the gravity of the moon and the sun. So sun की gravity की वजह से, moon की gravity की वजह से जो हमारे बड़े water bodies हैं उसमें water का level जो होता है वो बढ़ जाता है और water का level घट जाता है. तो इसको बोलते हैं हम tides. When the water level rises, it is called high tide, and the water level falls, it is called low tide. High tide and low tides, right? Each day there are 2 high tides and 2 low tides. दिन में 2 बार, एक दिन में 2 high tides आते हैं, 2 low tides आते हैं. 6 hours का डिफरेंस होता है, right? So 6 घंटे में high tide होता है, फिर 6 घंटे में low tide होता है, right? So it takes about 6 hours for the rising water to reach high tide, and it takes another 6 hours for the falling water to reach लो टाइड्स और लो साइड्स, राइट? तो जब ये पानी का लेवल नीचे आ जाता है तो उसको लो टाइड बोलते हैं. जब वो पानी का लेवल ऊपर चला जाता है उसको हाई टाइड बोलते हैं. और 6 घंटे का टाइम लगता है इसमें. सो एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आते हैं क्योंकि 24 आवर्स होते हैं. 6 + 6 12 and 12 + 12 24, right? So the sun, the moon and the earth are in one line during a full moon or a new moon. So their combined gravity causes higher high tides than normal high tides on these days. So full moon वाले दिन दो हाई टाइड्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी राइज बहुत ज्यादा होती है टाइड्स उस दिन. क्यों? क्योंकि अर्थ, मून एंड सन तीनों एक ही लाइन में आते हैं और तीनों की ग्रेविटी की वजह से हाई टाइड्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और ये स्पेसिफिकली आपको फुल मून के दिन दिखता है. नाउ इक्लिप्सेस. इक्लिप्सेस को हिंदी में ग्रहण बोलते हैं. सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण. द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट while the earth and the moon are opaque objects. So opaque objects क्या होते हैं? जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है और वो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, राइट? तो प्लैनेट है अर्थ, अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं है. वही मून है, वो सैटेलाइट है, उसकी भी अपनी कोई लाइट नहीं है. और ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स है मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स. ये किससे बने हैं? रॉक से बने हुए हैं. When the earth or the moon comes in the way of the sunlight, they block the light and cast a shadow. तो ग्रहण का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? जब सन, मून एंड अर्थ एक लाइन में आते हैं लेकिन इनकी पोजीशन चेंज होती है, तब अभी हम डिस्कस करेंगे ल्यूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स के बारे में. बट ये क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ही ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मून भी और अर्थ भी, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं है. यहाँ पर
चीजें विजिबल हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो क्या होता है, सनलाइट का रास्ता रुक जाता है, लाइट ब्लॉक हो जाती है और शेडो कास्ट होती है। उस शेडो को ही क्या बोला जाता है, ग्रहण, इक्लिप्स, right? So this event causes an eclipses. Eclipses are categorized into two types, lunar eclipse and solar eclipse. So lunar eclipse यानी कि चंद्र ग्रहण, children. So this eclipse or moon is called lunar eclipse. So lunar eclipse occurs when the earth comes between the moon and the sun. इस पिक्चर में दिखाया है sun अपनी पोजीशन पर है, sun कभी मूव नहीं करता, right? So earth आ जाती है किसके बीच में, मून और सन के बीच में अर्थ आ गई। अब अर्थ ने क्या किया, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया, राइट? सो द उम्ब्रा पार्ट, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है उम्ब्रा, एक होता है पेनम्ब्रा। उम्ब्रा पार्ट होता है टोटल डार्क जोन, यानी वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी, और पेनम्ब्रा पार्ट होता है जहां पार्शियली लाइट आती है, थोड़ी बहुत लाइट आती है फिर नहीं होती। जैसे कि ये सन है, इसके आगे अर्थ है, राइट? अब अर्थ के इस हिस्से में लाइट तो आ रही है, सन की रेज यहाँ दिख रही है, लेकिन जब ये इस तरीके से बनाएगी, इसकी लाइट ट्रैवल करेगी, तो ये वाला पार्ट जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी, डार्क पार्ट, इसको बोलेंगे उम्ब्रा पार्ट। और जो ये वाला पार्ट है जहां पर पार्शियली लाइट होगी, इस पार्ट को बोलेंगे हम पेनम्ब्रा पार्ट, राइट? अब आता है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब मून, अब रिवर्स सिचुएशन हो जाती है, सन तो यही है, अब अर्थ मून की जगह आ जाएगी और मून बीच में आ जाएगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। तो अर्थ पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, राइट? सो व्हेन द मून कवर्स द सन, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मून शेडो कॉल्ड द उम्ब्रा फॉल्स ऑन द स्मॉल पैच ऑफ द अर्थ, और ये होते हैं आपका सोलर इक्लिप्स। क्योंकि अर्थ यहाँ पर है, अर्थ के और सन के बीच में मून आ गया तो रास्ता रुक जाता है, सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सैटेलाइट्स। और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। दो सैटेलाइट्स होती हैं, दो तरीके की, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन-मेड सैटेलाइट्स होती हैं, right? So artificial satellites are man-made objects which continuously orbit the earth or some other heavenly body in the universe. तो यूनिवर्स में जो सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स जब स्पेस में भेजी जाती है तो वो किसी न किसी प्लैनेट को ऑर्बिट करती है, यानी कि वहां पर इंफॉर्मेशन भेजती हैं। Such satellites mainly gather information from the bodies they orbit. Most of the artificial satellites revolve around the earth. ज्यादातर जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं। The first artificial satellite Sputnik 1 was launched by the Soviet Union. इस कौन से ईयर में, in 1957 में। Since then the United States and about 40 other countries including India have developed, launched and operated artificial satellites. तो सबसे पहले स्पुतनिक 1 सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया था, सोवियत यूनियन ने भेजा था in 1957, और अब तक 40 से ज्यादा कंट्रीज अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है। So depending upon their uses, artificial satellites are having following 6 main types, right? पहला कौन सा टाइप है, साइंटिफिक रिसर्च। पहले तो जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं उनके पर्पस की बात हो रही है। सो साइंटिफिक रिसर्च, these satellites gather information about the universe for research purpose। तो इनको रिसर्च पर्पस के लिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सेंड करती रहती है, सो दैट बाकी हेवनली बॉडीज के बारे में, स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट इज वेदर। सो these satellites help scientists to study weather patterns एंड फोरकास्ट द वेदर। तो हमें वेदर रिपोर्ट्स मिलते हैं ना, हमें मोबाइल पर वी कैन चेक, हमें अगले 1 हफ्ते 10 दिन का वेदर मिल जाएगा कि किस दिन कैसा मौसम रहेगा, सनी रहेगा, विंडी रहेगा, स्टॉर्मी रहेगा, रेनी रहेगा, वो सब अवेलेबल है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट्स ओनली, जो कि वेदर फोरकास्ट करती हैं। नेक्स्ट इज satellites for communication, right? The satellites receive and transmit radio signals around the world, so they also send signals for television programs and telephone calls. फोन पर जो हम बात करते हैं वो किसकी वजह से होता है, रेडियो सिग्नल्स की वजह से, या
टीवी प्रोग्राम्स जो हम देखते हैं वो रेडियो सिग्नल की वजह से होता है, और ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट ओनली. नाउ नेविगेशन जो हम जीपीएस सिस्टम कार्स पे यूज करते हैं, फोन्स पर यूज करते हैं, वो किससे रन होते हैं? वो सैटेलाइट की हेल्प से ही रन होते हैं. सो नेविगेशन सैटेलाइट्स हेल्प aircraft, ship, etc. to determine their location. Now, Earth observing such satellites gather information about our planet, like status of natural resources on the Earth and other changes. इसके अलावा military satellites हैं that collect information for military purpose, defense, protection. अपनी country के लिए जो अलग-अलग countries military के लिए satellites launch करती है. So ये हमने एडवांटेजेस देखे या क्या क्या हमें फायदे हैं जो हम सैटेलाइट्स कहाँ स्पेस में लॉन्च करते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू. So children, first Philip is an eclipse occurs when the sun, the moon and the earth come in straight line. Next is the first artificial satellite was Sputnik 1 sent by the Soviet Union. Now Russia into the space in 1957. पहले सोवियत यूनियन बोलते थे, अब रशिया बोलते हैं. So 1957 में पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, राइट. उसके बाद है उम्रा इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मून शेडो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं होती है. एंड एक्लिप्स ऑफ द मून इज कॉल्ड द lunar eclipse and an eclipse of the sun is called solar eclipse. Now we have some summary point, so you can go through these points. Now we have exercises to do. First is take the correct answer. The moon is extremely hot during the day and very cold at night because of the absence of, किसकी absence की वजह से? जब गर्म होता है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, because of the absence of atmosphere on the moon. Which of these is the first artificial satellite? So artificial satellite कौन सी थी? Sputnik 1. Next is which is the deepest part of the moon shadow? Answer is Umbra. Who was the first man to set foot on the moon? He was Neil Armstrong. And when the side of the moon facing the earth does not receive any sunlight and the moon is not visible to us, then it is called moon हमें नहीं दिख रहा, it is called new moon day, right children? So quickly move to the next question, which is fill in the blanks. Children, first Philip is the path of a planet around the sun is called an orbit. और सारे planets अपनी अपनी orbit में revolve करते हैं. The thin layer of atmosphere of the sun is called the corona. Then the eclipse in which the earth is positioned in between the sun and the moon. Earth, sun और moon के बीच में earth आ जाती है. This is called the lunar eclipse. A celestial body that orbits a planet, it is called a satellite. And the last one, the moon is the only natural satellite of the earth. Right, children? So, hope you have enjoyed this session. Stay tuned for more videos. Bye.